Assalamualaikum dear students, it's Anam Khalid, head of department of chemistry from the LIMS University. You are all welcome to the online class. आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में एक में हमने फ़िश बॉर्न प्रॉब्लम पढ़ा कि फ़िश बॉर्न प्रॉब्लम से किस तरीके से हम जो है वो उससे क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. उससे अगला लेक्चर जो था वो हमारा कंट्रोल चार्ट पर था कि हम कंट्रोल चार्ट जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं. आज हमारा जो लेक्चर होने जा रहा है बेसिकली वो है स्ट्रेटिफिकेशन का. मैंने आपको बताया है ये जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के 7 टूल्स हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं और ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि इनमें से एक जो है वो टॉपिक लाजमी आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा. ठीक है. 2 टॉपिक जो हैं फ़िश बॉर्न स्केलेटन और जो दूसरा था कंट्रोल चार्ट वो हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हमने तीसरा जो है वो स्टार्ट करना है स्ट्रेटिफिकेशन. असल में ये जो लफ्ज़ होता है स्ट्रेटिफिकेशन ये बायोलॉजी में भी बहुत इस्तेमाल होता है और केमिस्ट्री में भी बहुत इस्तेमाल होता है. इसका मतलब होता है कि कहीं कहीं जो है वो आपने बायोलॉजी के सेंस में आपने सुना होगा स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ होते हैं. स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें लेयर्स की फॉर्म में जो है वो सेल चल रहे होते हैं. तो इसके अंदर भी स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं कि हम लेयर्स की सूरत में जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा की कलेक्शन के बाद हम उसको एनालाइज़ करते हैं. तो ज़रा स्ट्रेटिफिकेशन को नोट करते हैं ये क्या है. इट इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ सोर्टिंग. सोर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तलाश करना, यानी इसमें पहले आपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है. जितना भी डाटा है, लोग हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ग्रुप्स में या लेयर्स में डिवाइड करना है. लेयर्स कैसी होंगी. फ़र्ज़ करें एक क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, आपको एनालाइज़ किया जा रहा है. पहले आपको आपकी हाइट की बेस पर एनालाइज़ किया जाता है. तो मैं एक लेयर बना लूँगी. सबसे पहले छोटे बच्चों को बिठाया जाएगा, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उसके बाद उससे बड़े. एंड पे जो हैं वो सबसे जो हाइटेड पर्सनैलिटीज़ होंगी उन्हें हम एंड पर बिठा देंगे. फिर उसके बाद ये एक क्लासिफिकेशन करने के बाद, एक स्ट्रेटिफिकेशन करने के बाद मैं डाटा और तरीके से कलेक्ट करना स्टार्ट करूँगी. मैं ये सोचूंगी कि जो लाइक बच्चे हैं उन्हें आगे बैठना चाहिए, तो फिर आगे लाइक बच्चों को बिठाया जाएगा चाहे वो हाइटेड हैं या नहीं हैं. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन बच्चों पर आते जाएंगे जो एवरेज बच्चे होंगे. तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ डाटा को सॉर्ट आउट करते हैं. ठीक है. और उसे डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और लेयर्स में जो है वो डिवाइड करते हैं. ये जो डाटा कलेक्शन होती है आपकी, डाटा आप जिसमें कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको एनालाइज़ करते हैं, ये डाटा को सेपरेट करते हैं. दैट कैन बी सीन इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द 7 बेसिक टूल. ये आपके जो 7 बेसिक टूल हैं, अब तक हमने 3 बेसिक टूल जो हैं वो पढ़ लिए हैं. फ़िश बॉर्न स्केलेटन भी हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने कंट्रोल चार्ट पढ़ा और आज जो हमने तीसरा स्टार्ट किया है स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ग्रुप्स या लेवल बनाते हैं पीपल्स के अकॉर्डिंग टू देयर डाटा, अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट्स, तो ये एट्सेट्रा. और ये क्वालिटी टूल में वन ऑफ द बेसिक क्वालिटी टूल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका क्या फ़ायदा है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको देखते हैं. अब सबसे पहले तो सवाल ये आता है व्हेन टू यूज़ दिस स्ट्रेटिफिकेशन. आप स्ट्रेटिफिकेशन कब इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले इसका यूज़ जो है वो बिफ़ोर कलेक्टिंग द डाटा, यानी आपने जब डाटा कलेक्ट करना है उससे पहले आपने स्ट्रेटिफिकेशन करनी है. आपने पहले उनके स्टैंडर्ड्स तैयार करने हैं कि क्लासिफिकेशन किस बेस पर की जाए. आया उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर की जाए या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या हाइट या जो भी आपने पहले पढ़ा. तो बिफ़ोर कलेक्टिंग द डाटा आपने क्या करना है, स्ट्रेटिफिकेशन लगानी है. यानी ये नहीं है कि आप सारा काम करने के बाद सर्टिफिकेशन देखेंगे. नो, पहले आप डाटा बनाते हुए स्ट्रेटिफिकेशन का ख्याल रखेंगे, ग्रुप्स का ख्याल रखेंगे, लेवल्स का ख्याल रखेंगे. नंबर 2 पे क्या है, व्हेन डाटा कम फ्रॉम सेवरल सोर्सेज और कंडीशन सच एज शिफ्ट डेज ऑफ द वीक, सप्लायर्स और पॉपुलेशन ग्रुप्स. जब आपके पास डाटा बहुत सारे सोर्सेज से आ रहा हो, जैसे बहुत सारी शिफ्ट से आ रहा है, एक हफ़्ते में बहुत सारे मुलाजिम शिफ्टों में काम कर रहे हैं, 3 दिन एक मुलाजिम आता है, अगले 3 दिन दूसरा आता है, तो उससे डाटा आपको आ रहा होगा, सप्लायर्स आपको डाटा दे रहे होंगे, तब भी आपने क्या करना है, तब भी आपने स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इस्तेमाल करनी है. 3rd नंबर पे व्हेन डाटा एनालिसिस मे रिक्वायर सेपरेटिंग डिफरेंट सोर्सेज और कंडीशन.
जब आपका डाटा एनालिसिस जो है वो सेपरेट होना चाह रहा हो, मतलब डाटा कभी भी इकट्ठा एक जगह पर नहीं रखना चाहिए, डाटा को भी आपको एक ग्रुप की फॉर्म में रखना चाहिए। जैसा आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपकी गैलरी में बहुत सारी पिक्स होंगी, ठीक है, वो आपका डाटा है। अगर आप उसको कोई नेम ना दें, ठीक है, आप उसको वैसे ही, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3500 पिक्चर्स हैं आपकी, ठीक है, 3500 पिक्चर्स या उनको आपने एक ही डाटा में रखा हुआ है, लेकिन आपको कितना मुश्किल होगा ढूंढना अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स दिखाएं, तो आप क्या करेंगे कि आप इस कन्फ्यूजन से, इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उस डाटा का लेवल बना लेते हैं, आप उसके लेवल्स या आप उसके ग्रुप बना देते हैं कि यूनिवर्सिटी का ये वाला ग्रुप है, इसके अंदर 100 तस्वीरें जो पड़ी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की हैं, ठीक है। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं जो हमारे पीडीएफ की फॉर्म में होते हैं या डॉक्यूमेंट स्कैन हुए होते हैं, तो आप उन स्कैन डॉक्यूमेंट्स को अपनी पिक्स में रखेंगे तो आप तो ढूंढते रह जाएंगे। लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम उनकी अलग से लेवल और एज या उन चीज़ों के हिसाब से हम उनको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, व्हेन टू यूज़ दी स्ट्रेटिफिकेशन। Number 1, before collecting the data. Number 2, when data come from several sources or conditions such as shift, days of the week, suppliers or population groups. When the data analysis may require separating different sources or condition. जब डाटा को रिक्वायरमेंट हो कि वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है या कंडीशन से आ रहा है, तब भी आप सर्टिफिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी सोर्सेज क्या होते हैं, कि कहाँ से आप डाटा कलेक्ट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है आप कुछ मैनेजमेंट से लेते हैं, कुछ स्टाफ से आप नॉलेज लेते हैं। तो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज दैट माइट रिक्वायर डाटा टू बी सर्टिफाइड, जैसे सर्टिफाइड आपको करना चाहिए। नंबर 1 पे शिफ्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो फैक्ट्री है या आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर शिफ्ट्स क्या हैं, यानी कितनी देर के बाद एक मुलाजिम काम करता है, वो कितनी देर के बाद वापस चला जाता है, कब तक उसकी शिफ्ट्स जो हैं वो लगती हैं, कब शिफ्ट चेंज होती है, डिपार्टमेंट उसका क्या है, मटेरियल कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, सप्लायर जो आ रहे हैं वो एजुकेटेड हैं, नॉन एजुकेटेड हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या हैं, डे ऑफ द वीक, आपको ये पता होना चाहिए कि हफ्ते के कौन से दिन कौन सा आपका एम्प्लॉय जो है वो काम पर आ रहा है या वो क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जो है वो क्या पर्सनल्स हैं, टाइम ऑफ द डे, दिन के कौन से हिस्से में उसने कौन सा काम किया, प्रोडक्ट्स, फिर उसने जो काम किया उसका प्रोडक्ट एंड पे क्या निकला, एंड पे आपको जो प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल रहा है वो क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको बताई जहाँ से आप डाटा को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब आ जाएं स्ट्रेटिफिकेशन के प्रोसीजर को। ये प्रोसीजर बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब अब आपने एक स्ट्रेटिफिकेशन, हमने ये तो कह दिया कि करनी है, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, वो कैसे करनी है। तो आप ज़रा 1 बाय 1 जो है वो हम इसको देखते हैं। नंबर 1 पे देखें, बिफ़ोर कलेक्टिंग द डाटा, डाटा कलेक्ट करने से पहले कंसीडर विच इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ डाटा माइट हैव एन अफेक्ट ऑन द रिज़ल्ट। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि वो इंफॉर्मेशन कौन सी है जो आपके रिज़ल्ट पे अफेक्ट डालेगी। यानी ये नहीं है कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आपने कोई और फजूल किस्म की इन्फॉर्मेशन में नहीं जाना, बल्कि आपने सबसे पहले उस टाइप की इंफॉर्मेशंस को ढूंढना है, उस टाइप के सोर्सेज को ढूंढना है जो रिलायबल हैं, जो वाकई में आपके रिज़ल्ट पर अपना अफेक्ट डालेंगे। सेट अप द डाटा कलेक्शन सो दैट यू कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उन इंफॉर्मेशंस को सब के सब को कलेक्ट करके उसको डाटा बनाना है। सेकंड पे देखें, व्हेन प्लॉटिंग और ग्राफिंग द कलेक्टिंग डाटा, फिर आपने सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने कलेक्टिंग डाटा से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज वेरीफाई किए, उसके बाद आपने फिर डाटा जो है वो कलेक्ट किया, उसका एक सेट बनाया, उसकी इन्फॉर्मेशन ली कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। उसके बाद आपने फिर क्या किया, आपने प्लॉटिंग की, या ज़ाहिर सी बात है आप उसको ग्राफ की सूरत में या उसकी ग्राफिंग करेंगे या आप उसकी प्लॉटिंग करेंगी, ठीक है।
स्केटर डायग्राम की सूरत में। स्केटर डायग्राम का बिखरी हुई डायग्राम मतलब बिखरा हुआ डाटा आपके पास होगा, या आप कंट्रोल चार्ट बना सकते हैं, या आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। कोई भी एनालिसिस टूल इस्तेमाल करते हुए आपने उसको क्या करना है, उसकी प्लॉटिंग करनी है या आपने उसकी ग्राफिंग कर देनी है। ठीक है। यूज़ डिफरेंट मार्क्स और कलर्स टू डिस्टिंग्विश डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डाटा मेरे पास आया है यूनिवर्सिटी से, अपनी यूनिवर्सिटी की लैब से, तो मैंने उसको यूं जो है वो लिख दिया। अब वही डाटा जो है अगर फ़र्ज़ करें पंजाब कॉलेज से इकट्ठा किया जाता है तो उसको हम डिफरेंट कलर से कलेक्ट करेंगे। अगर वही डाटा एक तीसरे किस्म के कॉलेज से कलेक्ट किया जाएगा तो हम उसको डिफरेंट कलर से दिखाएंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कलर से हमने इस चार्ट को बनाना होता है। ठीक है। वो इन दिस वे आर सेट टू बी स्ट्रेटिफाइड। इसी वजह से तो हम इस चीज़ को स्ट्रेटिफाइड कहते हैं कि स्ट्रेटिफाइड में हर एक लेयर, हर एक जो प्रोसीजर का परफॉर्मा होता है वो आपके सामने लेयर और ग्रुप्स की सूरत में अलग अलग होता है। थर्ड पे देखें, फिर आपने सबसेट बना ली। सबसेट से मुराद ये फिर आपने उसकी भी आगे डीलिंग्स की होंगी कि किस दिन कौन सा, जैसे मैंने भी आपको बताया गैलरी में आपने ऑप्शंस रखे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी की पिक्स ये हैं। अब अगर यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स आपकी 1500 हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, आप उसको फिर 2 में डिवाइड कर दें, उसके सबसेट बना दें। कैसे सबसेट बनाएंगे, एक बना लेंगे यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट और दूसरी आप बना लेंगी क्लास की पिक्चर्स। तो इस वजह से आपको ये आसानी है। सर्टिफिकेशन जो है वो आम हालात में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पे देखें, एनालाइज द सबसेट ऑफ स्ट्रेटिफाइड डाटा सेपरेटली। अब आपने उस डाटा को सेपरेटली क्या करना है, आपने उसे स्ट्रेटिफाइड करना है, ग्रुप्स बनाने। फॉर एग्जांपल ऑन अ स्कैटर डायग्राम वेयर डाटा आर स्ट्रेटिफाइड इनटू डाटा फ्रॉम सोर्स 1 एंड डाटा फ्रॉम सोर्स 2, ड्रा क्वाड्रेंट्स, काउंट पॉइंट्स एंड डिटरमिन द क्रिटिकल वैल्यू। अब आपने इसमें करना क्या है, इसमें उसने एक एग्जांपल बताई। उसने कहा एक डाटा जो है वो हमारा एक सोर्स से आया है, दूसरा डाटा हमारा दूसरे सोर्स से आया है। तो हमने उन दोनों डाटा को पहले तो कलर्ड करना है। कलर्ड का मतलब ये है कि एक का एक कलर से बनाना है, दूसरे को दूसरे कलर से बनाना है। फिर हमने उन दोनों को क्या करना है, उनको कंपेयर करना है। अब एक बहुत अच्छी एग्जांपल से जो है वो आपको ये चीज़ मैं क्लियर करने जा रही हूँ। तो अब आपने ध्यान से इसको देखना है कि एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल क्या है। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें एक मैन्युफैक्चरिंग टीम है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टीम कौन सी है, ZZ400 यानी 400। मैन्युफैक्चरिंग टीम है, उसने एक स्कैटर डायग्राम बनाई टू टेस्ट वीदर द प्रोडक्ट प्योरिटी और आयरन कंटामिनेशन वर रिलेटेड। उनके पास मसला ये आया, उनके पास ये प्रॉब्लम आ रहा था कि प्रोडक्ट जो है वो प्योर था, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा था कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इम्प्योर हो जाता था। वो इम्प्योर कैसे होता था कि उसके अंदर आयरन की कंटेमिनेशन यानी आयरन की जो है वो आलूदगी आ जाती थी। ठीक है। बट द प्लॉट डिड नॉट डेमोन्स्ट्रेट रिलेशनशिप। उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया, उन्होंने देखना चाहा कि आया प्रोडक्ट की जो प्योरिटी है क्या वो आयरन की कंटेमिनेशन से उसका कोई तल्लक है। देन अ टीम मेंबर, फिर एक टीम का जो मेंबर था उसको रियलाइज़ हुआ कि जो डाटा आ रहा है ये 3 डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, यानी एक सोर्स से नहीं आ रहा, 3 सोर्सेज से आ रहा है। टीम मेंबर रीड्रीव द डायग्राम यूजिंग अ डिफरेंट सिंबल फॉर ईच रिएक्टर डाटा। अब उसने 3 डाटा एक ही ग्राफ पर बनाए, लेकिन वो तीनों अलग अलग स्टाइल में बनाए। यानी पहले रिएक्टर से जो डाटा आया उसने उसको मार्कर से ड्रॉ किया, दूसरे रिएक्टर से जो आया उसने उसे बॉल पॉइंट से किया, तीसरे से जो आया उसने उसे इंक पेन से किया। तो अब तीनों को डिफ्रेंशिएट किया। पहले सबसे एग्जांपल आपको मसला समझ में आया। मसला क्या है कि प्रोडक्ट की जो प्योरिटी है वो सही नहीं आ रही। फिर देखा गया कि हो सकता है इसकी वजह आयरन की कंटेमिनेशन हो, कि आयरन कंटेमिनेट हो जाता है, उसे जंग लग जाता है। उन्होंने इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया कि उन्होंने ये देखा कि अब हम इसको रिलेट करते हैं आपस में। रिलेशन की उन्होंने डायग्राम बनाई, उन्हें कोई भी रिलेशन की जो डायग्राम है वो क्लियर कट नहीं मिली। फिर उन्हीं में से उनका एक जो टीम मेंबर था उसने ये महसूस किया कि डाटा 3 रिएक्टर से आता है, डाटा जो है वो 3 सोर्सेज से आ रहा है, तो फिर हम एक सोर्स से कैसे कह सकते हैं। लिहाजा उसने क्या किया, उसने डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए। अब ज़रा इसकी डायग्राम को आपने बहुत गौर से देखना है। रिएक्टर 1 का जो डाटा है वो कहता है हमने उसे मार्कर से, यानी ये रिएक्टर 1 का डाटा है, ये ये रिएक्टर 1 का डाटा है। ठीक है। अब रिएक्टर 2 का डाटा जो है वो है जो बिल्कुल चौकोर बने हुए हैं, ये चौकोर वाला, ये रिएक्टर 3 का डाटा है जो बिल्कुल
चौकोर बने हुए हैं। ये पर्पल वाला किसका डाटा है? रिएक्टर नंबर 3 का डाटा है। अब एक और कलर देखें, रेड वाला देखिएगा। ये जो त्रिकोण है, त्रिकोण का मतलब क्या होता है, जो ट्रायंगल की फॉर्म में है, वो है आपका डाटा नंबर 2, यानी ये आपका डाटा नंबर 2 आ गया। क्लियर हुई बात? एक ही ग्राफ में उसने 3 रिएक्टर्स का हमें रिएक्शन बताया हुआ है। 3 रिएक्टर्स का रिएक्शन एक ही ग्राफ के अंदर क्या होगा। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अब देखें यहाँ पर उसने परसेंटेज प्योरिटी को लेके गया। वो परसेंटेज प्योरिटी 98, फिर 98.5, फिर 99, फिर 99.5। आयरन को इस तरफ उसने ड्रा किया। आयरन पहले कम था, फिर आयरन 0.30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 70। अब आपने एक चीज़ नोट की है कि अब ज़रा आप येलो वाले मार्कर को देखिएगा। आपने क्या एक चीज़ नोट की है कि जब आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी फ़र्ज़ करें आयरन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा इसकी है, ठीक है, उस पॉइंट पर देखें परसेंटेज प्योरिटी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज प्योरिटी है वो वैसे वैसे कम होती जाती है जैसे जैसे आयरन की कंटामिनेशन बढ़ती है। ये बात समझ में आई है कि आयरन की कंटामिनेशन और परसेंटेज प्योरिटी आपस में क्या हैं, ये इन्वर्स हैं। तो यही उसने जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन का एक ग्राफ बनाया जो कि किस किस के वर्सेस था, प्योरिटी वर्सेस आयरन कंटामिनेशन। इसमें ये बात वाज़िया तौर पर है कि जहाँ भी देख लें, इस पर कोई पॉइंट ढूंढ लें, इस पर कोई पॉइंट ढूंढ लें, देखें जहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है आयरन की, वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, परसेंटेज प्योरिटी कम हो रही है। तो इससे फिर हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, कुछ जो हैं वो नतीजे या रिज़ल्ट्स निकाले। अब वो रिज़ल्ट क्या था? नंबर 1, इट इज़ क्लियर डैट फॉर दोज 2 रिएक्टर्स प्योरिटी डिक्रीजेज और आयरन इंक्रीजेज। जैसे जैसे आपके प्योरिटी कम होती है वैसे वैसे आयरन की कंटामिनेशन बढ़ती है, और अगर प्योरिटी बढ़ती है, प्योरिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ आयरन की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है। अब आगे देखते हैं हम व्हाट इज़ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्योंकि ये बीएस के सिलेबस में ये भी इन्वॉल्व है आपका कि आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो क्या है। तो हमने इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? इज़ वन दैट इंश्योर दैट सब ग्रुप ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन आर ईच एडिकेटली रिप्रेजेंटेड विद इन द होल सैम्पल पॉपुलेशन ऑफ अ रिसर्च स्टडी। अगर आप रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पल एक इस तरह का सैम्पल होता है जो आपको ये बताता है कि पॉपुलेशन का हर एक मेंबर जो है वो उसके ऊपर अफेक्ट डाल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन माइट डिवाइड एग्जाम्पल ऑफ अडल्ट इनटू सब ग्रुप बाय एज। अब मैं आपको कहती हूँ जी अडल्ट हैं, जाहिर सी बात है 18 के बाद अडल्ट स्टार्ट होंगे, तो अब मैं उसकी ग्रुपिंग कर लेती हूँ। एक 18 से 29 साल के हैं, एक 30 से 39 साल के हैं, एक 40 से 49। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो आपके लिए बहुत ईजी रह जाती है, यानी आपके एज ग्रुप के लिहाज से वो उसे क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है उसकी उसने एक एग्ज़ाम्पल दी है, ज़रा आपने इसको देखना है। सबसे पहले आ गया हमारे पास जी सैम्पल, ठीक है। सैम्पल में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग उसने की, रैंडमली किसी को भी ले लिया। ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है। अब ये भी हो सकता है कि ये ग्रुपिंग जो है वो एज वाइज कर रहे हों, या ये भी हो सकता है वो ये ग्रुपिंग जो है वो कलर की बेस पर कर रहे हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो लेते हैं। रैंडम होती है बिल्कुल, मतलब ये कि कोई भी मेंबर इसके अंदर टेक पार्ट कर सकता है, कोई भी मेंबर उससे एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बाद आता है इसका डिसएडवांटेज। इसका एक बहुत ज़्यादा सीरियस डिसएडवांटेज है, और वो क्या है, वो ये है कि रिसर्चर क्लासीफाई कभी भी नहीं कर सकते हर मेंबर को। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाएंगे इसमें, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हर मेंबर इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगा। ज़ाहिर है आप कितने ग्रुप बना लेंगे, ज़्यादा आप 10 बना लेंगे, 12 बना
ये भी तो हो सकता है कोई एक आधा इंसान जो है वो ऐसा हो या एक मेंबर ऐसा हो जो कि दोनों ग्रुप्स में रिलाई कर रहा हो, तो इस वजह से ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये आज का जो है वो हमारा टॉपिक था स्ट्रैटिफिकेशन का। इसको बेटे आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और डिस्कशन क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि आप जूम ऐप इंस्टॉल कर लें, तो उसके ऊपर हम आप इसकी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।